नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। आरके पुरम में विकसित दिल्ली संकल्प रैली को किया संबोधित, कहा दिल्ली की जनता के सामने उतर चुका है आपदा वालों का नकाब। दिल्ली के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा ने आप पर साधा निशाना, सोमनाथ भारती पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। महाकुंभ में कल बसंत पंचमी के आखिरी अमृत स्नान के लिए उमड़ रही है आस्था की भीड़। प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था पर जोर। अब तक 34 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में किया स्नान। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में चीन, कनाडा और मैक्सिको की जवाबी कार्रवाई। कनाडा ने लगाया 25% टैरिफ। चीन ने कहा टैरिफ वॉर के कोई विजेता नहीं होता। और अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने रखा 83 रन का लक्ष्य। भारतीय टीम के पास लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का मौका। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया है। दिलवालों के दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए बोल से गाए इस गीत को भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने आवाज दी है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ओर से जारी ये तीसरा वीडियो सॉन्ग है। इसके पहले बीजेपी ने जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में नामक टाइटल सॉन्ग जारी किया था, जबकि दूसरा चुनाव कैंपेन सॉन्ग भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में जारी किया जा चुका है। उधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि आपके पास काम बताने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग अपने अपने घरों से निकल करके भारी मतदान करने वाले हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं सामने, वो अभी से हतोत्साहित हैं, झूठ बोलने में लगी हुई हैं। आपको पता है आजकल हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं तो हम पूछते हैं कि आजकल फोन आ रहा है क्या, तो 90% महिलाएं और लोग उठाते हैं हाथ, हाँ हाँ फोन आ रहा है, और हंसते हैं झूठों का फोन आ रहा है। तो अब उनके पास कुछ बताने को है नहीं, सिर्फ भ्रमित करने को है। और दिल्ली चुनाव में भाजपा आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने आप के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सोमनाथ भारती पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने आप नेता का एक जमीन हड़पने से जुड़े मामले में जांच अधिकारी से मामले को दबाने की बात पर सवाल भी उठाया है। सोमनाथ भारती जो विधायक है उस इलाके के, वो बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने विधायक होने का। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जांच अधिकारी है, उस जांच अधिकारी को हिदायत दे रहे हैं कि तुम चार्जशीट दाखिल होने से पहले
जो सीजर मेमो है उसको फाड़ दो। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आप पार्टी घोटालों का पर्याय बन चुकी है। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामाकरण जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। वहीं संबित पात्रा ने दिल्ली चुनाव में केजरीवाल द्वारा झुग्गी के लोगों से वोट की अपील पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश के 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं भी झुग्गी वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। 20 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। 20 राज्यों में कोई एक राज्य कह दे कि कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी वालों को हटा दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं झुग्गी में रहने का दुख क्या होता है। बिजली देना, पानी देना, घर घर नल के माध्यम से गैस सिलेंडर देना, झुग्गी में रह रहे हर मां के अकाउंट में 2500 रुपए भेजना। झुग्गी जहां, नरेंद्र मोदी वहां। जहां झुग्गी खड़ी है, जहां गरीब खड़ा है, वही नरेंद्र मोदी खड़े हैं। हम डट के बोल रहे हैं, झुग्गी वालों डरना मत। और दिल्ली के आरके पुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमें ऐसी डबल इंजन की सरकार बनानी है जो लड़ाई झगड़े के बजाय दिल्ली के लोगों की सेवा करे, जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में ऊर्जा लगाए। आपने आने वाले 5 साल के लिए केंद्र में भाजपा की पक्की सरकार बना ली है। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। पहले की स्थिति होती तो देश की ये बढ़ती हुई कमाई घोटाले में चली जाती, भ्रष्टाचार की बैंड चढ़ जाती, आपके पसीने की कमाई कुछ लोगों ने हड़प कर ली होती। लेकिन भाजपा की ईमानदार सरकार ये पैसा, देशवासियों का एक एक पैसा देश की भलाई के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास के हो, चाहे गांव में रहने वाले हो, चाहे शहर में रहने वाले हो, हर किसी के लिए, उनके कल्याण के लिए लगा रही है। अब इस बजट के लागू होने के बाद कपड़े, जूते, टीवी, मोबाइल फोन, ऐसे अनेक चीजें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती हो जाएगी। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और इनकी कीमतें भी कम होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव डोर टू डोर कैंपेन के तहत दिल्ली की जनता से संवाद कर रहे हैं और चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने आपदा सरकार को हटाने का मन बना लिया है। दिल्ली के सभी निवासियों ने बहुत स्पष्ट भाव से मन बना लिया है कि दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है और दिल्ली का जो भाईचारा, दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली की जो ऐतिहासिक परंपरा है, उसको फिर से लौटाना है और दिल्ली को विकास की गति पे विकसित दिल्ली बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही इस बार वोट देने का लोगों ने मन बना लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मोहन यादव ने दिल्ली के नांगलोई में रोड शो किया। निहाल विहार में रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं पंजाब में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान मामले को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही मामले में अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए भी कहा। अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा, इनकी सरकार है। मैं कोई अवरोध उत्पन्न करने यहाँ नहीं आया हूँ, न कोई राजनीतिक हमारा मकसद है। मैं इतना ही कहने आया हूँ कि मूर्ति बाबा साहब का भेंट करने आया हूँ। मेरे हाथ से, मेरे साथियों के हाथ से, अंबेडकर वादियों के हाथ से मूर्ति ग्रहण कर लें। अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर आकर के और माफी मांग लें कि पंजाब में इनकी सरकार है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया गया, घोर अपमान किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जा रहा है। इसे लेकर केजरीवाल ने कल मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। चिट्ठी में केजरीवाल ने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग के अलावा ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करने की बात भी कही है। साथ ही आप संयोजक ने मांग की है कि हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट को जनता द्वारा जनता के लिए जनता का बजट बताया है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करों में दी गई भारी छूट पर बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करों में कटौती के विचार के पूरी तरह समर्थन में थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट को तैयार करते समय खास तौर पर मध्यम वर्ग की आवाज सुनी गई है। और इधर महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण होने वाली संदिग्ध मौतों की संख्या अब बढ़कर 5 हो गई है। महाराष्ट्र में इस दुर्लभ बीमारी के कुल 149 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से 124 मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। कल शाम पुणे के वारजे इलाके में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मरीज की मौत सांस लेने में दिक्कत के कारण हुई। इससे पहले राज्य में 4 और संदिग्ध मौतें हुई थी। गुइलेन बैरे सिंड्रोम की स्थिति पुणे में अधिक चिंताजनक है। अब तक इस इलाके से जीबीएस के 82 मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। अब तक इन इलाकों से जीबीएस के 82 मामले सामने आए हैं। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने 17 मरीज हैं। हालांकि ये बीमारी गंभीर है, लेकिन इसका इलाज संभव है। और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में अखिल विश्व गायत्री परिवार की 3200 पुस्तकें इन दोनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एक ही लेखक की लिखी हुई ये पुस्तकें क्यों बनी हुई हैं आकर्षण का केंद्र, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में विश्व गायत्री परिवार की पुस्तकें भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। क्या खासियत है इन पुस्तकों की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव कुमार श्रीवास्तव जी। हमारे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार के, उनके द्वारा लिखी हुई ये सारी एक ही लेखक की लिखी हुई, उन्होंने अपने जीवन में 3200 पुस्तकें लिखी। उनमें से करीब 1700-1800 पुस्तकें हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और पुस्तकें जीवन के हर क्षेत्र को छूती हैं। लाइफ का कोई एस्पेक्ट नहीं है जिसको नहीं छूती। हमारी एक पुस्तक है एक्स्ट्रा सेंसरी पोटेंशियल्स ऑफ ह्यूमन माइंड, उसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर एम्स के एक डॉक्टर साहब आए थे,
तो उन्होंने कहा दिस बुक इज़ फुल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो बहुत ही उच्च स्तर की पुस्तकें हैं और सब, किसी भी पुस्तक का कोई कॉपीराइट नहीं है साहब। और हमारी हर किताब इतनी कम कीमत की है, इतनी की 5 रुपये 4 रुपये 2 रुपये की आपको किताब कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ पर ऑडियो बुक्स भी देखी जा सकती हैं। आलोक हमारे साथ हैं। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा 3200 से अधिक पुस्तकें इस समय अवेलेबल हैं। अब आजकल के अगर हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड को देखें तो हम लोग देखते हैं और पाते हैं कि कई लोग पुस्तकें उतनी नहीं पढ़ते हैं, छोटे छोटे बाइट्स पढ़ते हैं। और हम लोग बहुत से लोगों को आप जानते हैं जो पढ़ने की आदत से बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन लोग सुनना पसंद करते हैं। हम सब लोग गाने सुनते हैं, चीज़ें सुनते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गायत्री परिवार की तरफ से एक पहल हुई है कि ये जो 3200 पुस्तकें हैं इनके ऑडियो रूपांतरण इस समय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि ये सारा जो इस समय ऑडियो बुक बन रही हैं ये सिर्फ वॉलंटियर्स ही बना रहे हैं। तो अगर आप भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो ये गायत्री परिवार का स्टॉल देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको एक से बढ़कर एक पुस्तक देखने को मिलेगी, साथ ही बहुत ही सस्ती ये पुस्तकें हैं। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में एक अनूठी शास्त्रीय संगीत श्रृंखला की शुरुआत हुई। हर कंठ में भारत इस शीर्षक से कार्यक्रम में पूरे देश से चयनित शास्त्रीय संगीत कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ समन्वय कर देश भर से आकाशवाणी के 21 केंद्र शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे। श्रृंखला का विधिवत उद्घाटन प्रसारण भवन आकाशवाणी स्थित पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला और प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी ने किया। श्रोता लगातार 15 दिनों तक हर दिन सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक इस विविधतापूर्ण प्रसारण को सुनते हुए एक सुर यात्रा का आनंद ले सकते हैं। हर कंठ में भारत संस्कृति मंत्रालय और ऑल इंडिया रेडियो के बीच एक संयुक्त प्रयास है। इसके तहत जो हमारे यंग कलाकार हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है संगीत नाटक अकेडमी के माध्यम से, उन्हें मौका दिया जाएगा कि हर क्षेत्र में अपने अपनी कलाओं के अनुसार और अपने दक्षता और अपने एरिया के अनुसार जो है वो परफॉर्मेंस दे सकें। कंठ में भारत के माध्यम से देश भर में हमारी जितनी क्लासिकल, फोक और उस तरह के जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं और जो हमारा म्यूज़िक है उन सभी को प्रसारित किया जाएगा। जो लोग अपना समय, अपनी मेहनत लगा करके ये शास्त्रीय विधाएं सीख रहे हैं उनको एक मंच दिया जाए जिससे कि वो अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचा सके। इस उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर कंठ में भारत नाम का ये कार्यक्रम आज आकाशवाणी के सहयोग से आरंभ किया गया है। हमारे 21 केंद्रों से इसका प्रसारण किया जाएगा और ये आज से लेकर के अभी एक पक्ष तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा अनुमान है कि लगभग 600 से अधिक कलाकारों को देश के विभिन्न हमारे जो 21 केंद्र हैं वहाँ से अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। और मंत्रालय के द्वारा जो इसको परमानेंट फीचर बनाने की बात की गई है तो ये एक मंच हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार उपलब्ध रहे कलाकारों को दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचने के लिए। और अब बात करते हैं दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ की। बसंत पंचमी पर महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं। इसी के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल निगरानी कर शांति व्यवस्था कायम रखने में जुटा हुआ है। वहीं अमृत स्नान को देखते हुए श्रद्धालुओं के सुगम स्नान की भी व्यवस्था की गई है। अब तक लगभग 34 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।
और बसंत पंचमी हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस शुभ दिन पर लोग मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी और इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। वहीं बसंत पंचमी की समाप्ति से पहले ही सोमवार को महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। शास्त्रों के मुताबिक बसंत पंचमी पर अमृत स्नान करने को बहुत शुभ माना गया है। इस दिन संगम स्नान करने से पुण्य और ज्ञान के साथ सुख समृद्धि प्राप्त होता है। वहीं इस दिन करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में अमृत स्नान करने की उम्मीद है। इसी को लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के सभी निर्देश दे दिए थे। बता दें कि अब तक महाकुंभ में 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आज बसंत पंचमी भी है और वैसे तो कल शाही स्नान भी है और यहाँ की व्यवस्था जो भी है बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, आज बसंत पंचमी था और हम विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ सरस्वती का दिन होता है। बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त आज था 4 बजे का था और हम लोगों ने जो स्नान किया बिल्कुल 4:40 पे हम लोगों ने स्नान किया। बहुत अच्छा लगा भैया। और हम लोग इतना दूर से आए थे, इतना मतलब ट्रेन में इतनी भीड़ थी, सब कुछ थी, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही स्नान किया सारी थकावट हम लोग की उतर गई। हम लोग आ रहे थे, इतनी भीड़ भाड़ थी ट्रेन में, इतनी थकावट हुई। वहाँ से हम लोग नागावासुकी तक पैदल आए तो वहाँ तक जो भी थकावट थी नहाने के बाद हमारी तुरंत उतर गई। हम लोगों को सबकी आराम बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारा मंत्री कैसा हो, योगी मोदी जैसा हो। बहुत अपार सुखद अनुभूति हो रही है और इतना अच्छा लगा योगी जी की व्यवस्था देखकर। कोट से धन्यवाद योगी जी को। और प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के शुभ योग को देखते हुए संगम स्नान के लिए 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक करीब 34 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचकर स्नान कर चुके हैं। सोमवार को होने वाले अमृत स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने कई व्यापक व्यवस्थाएं भी की है। वहीं संगम स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में संगम स्नान को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। अमृत स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। महाकुंभ में इस बार आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर बता रही है कि प्रतिदिन यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सुबह 10 बजे तक ही 76 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था और कल अमृत स्नान है। इसके मद्देनजर यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। कल चूंकि अमृत स्नान है और कल के दिन अखाड़े भी यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। दूर दूर से देश दुनिया से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर उनके लिए हर तरीके के इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने से लेकर तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हो भैया? जोधपुर से। कैसा लगा आके? बहुत बढ़िया संगम, बहुत अच्छा लगा है संगम में आके। जोधपुर से आए, राजस्थान से। जोधपुर से आए, राजस्थान साथ में आए। बहुत अच्छा लगा मेला हमको, बहुत अच्छा है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? युवा हो, कैसा लग रहा है? हम आ रहे हैं दिल्ली से जी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कुंभ में आने के बाद 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। शादी मौका किसी को ना मिले, हम खुश नसीब है जो हमको मौका मिला है महाकुंभ में आने के लिए। मेरे को तो बहुत खुशी है, मेरे घर वालों ने आने की इजाजत दी है, मेरे को अच्छा लगा आने के लिए। देखिए युवा आ रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं साथ साथ। कहाँ से आए हो, कैसा लगा आके? वेस्ट बंगाल से, बांकुड़ा। अच्छा, क्या फीलिंग है यहाँ? बहुत अच्छा। अभी तो नहाएंगे कल, उसके बाद घूमेंगे, देखेंगे। हाँ, अच्छा। तो ये लोग हैं जो बसंत पंचमी के स्नान को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, आज से ही आ गए हैं और ये कल स्नान करेंगे। और निश्चित रूप से इस मेले को घूमना एक अद्भुत अलौकिक क्षण होता है। लोग यहाँ पर आत्मसात करते हैं, धार्मिक परंपराओं को जानते हैं, पहचानते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं। वो दुर्लभ दर्शन होते हैं जो 12 वर्षों बाद कुंभ में ही नजर आते हैं। चूंकि यह दुर्लभ साधु सन्यासी कहाँ रहते हैं लोगों को पता नहीं रहता है। यह सिर्फ जब अखाड़ों का स्नान होता है तभी एक साथ नजर आते हैं, उनकी चरण रज को अपने माथे से लगाते हैं। निश्चित रूप से अद्भुत अलौकिक क्षण होता है प्रयागराज महाकुंभ। और इस महाकुंभ में तो अनंत व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे हर आने वाला श्रद्धालु यहाँ पर खुश हो रहा है, आत्मसात कर रहा है धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा को। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज।
और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। आपको बता दें कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी विदेशी राजनेता की ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इजराइल और हमास पर सीज फायर के बीच ये बैठक खास होने वाली है। इस बैठक में हमास पर जीत की रणनीति, इजरायली बंधकों की रिहाई, ईरानी आतंकी से निपटना और अमेरिका इजराइल के संबंधों को मजबूत करना जैसे मुद्दे शामिल होने की संभावना है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करके रणनीति को और भी बेहतर बनाने की उम्मीद जताई है। और इधर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 83 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 17 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 82 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता की डिफेंडिंग चैंपियन है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली तमिलनाडु की नर्मदा नितिन राजू ने कहा कि राष्ट्रीय खेल में प्रतियोगिता का स्तर पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है। उनके मुताबिक ओलंपियन के साथ प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए एक नया अनुभव रहा। नर्मदा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। 10 मीटर एयर राइफल महिला वर्ग में नर्मदा ने जो कि तमिलनाडु की शूटर है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इस वक्त वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नर्मदा, सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, लेकिन साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती थी ये आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से रमिता का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में निकल कर आया था, तो ये क्या बड़ा चैलेंज हो गया था आपके लिए यहाँ पे जीत हासिल करना? हाँ, चैलेंज तो सारे ही जगह पे होता है, बट यहाँ पे इट वाज स्पेशल क्योंकि ये मेरा 3rd नेशनल गेम्स है और इस बार मेरे को ऐसा था कि हाँ यार मेडल अब तो लेना ही है। तो वो था, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन मेरे लिए। एंड हाँ, सबने बहुत टफ फाइट दिया था। आई थिंक उसमें से ये पता चला कि हम तो एक दूसरे का ऐसे पुश कर रहे हैं। तो हाँ, वैसे ही हम बढ़ते जा रहे हैं। हम तो एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट करता है हम लोग। अभी नेक्स्ट आपका क्या कुछ टारगेट रहेगा यहाँ? अभी नेक्स्ट हम लोगों के लिए ट्रायल्स है, उसके आगे से हम लोगों का इंटरनेशनल मैचेस होगा। तो अब तो टारगेट तो वही है। इस शूटिंग रेंज के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि अब तक हमने देखा था कि दिल्ली में या फिर भोपाल में, लेकिन देहरादून में जिस तरह की शूटिंग रेंज है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स मशीन्स जो हैं वो स्थापित की गई, इस सब के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाया है। ये मेरा पहली बार है यहाँ पे आने में। कंपैरेटिवली यहाँ पे भी हाँ मैचेस आगे और हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे से बनाया है और हमें भी बहुत खुश था कि यहाँ पे हम आके खेल पा रहे हैं। स्कोरिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और कॉम्पिटिशन्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी हाई है। सबका ही एवरेज बढ़ते जा रहा है। सभी बहुत अच्छी तरह से अब तो शूटिंग में, स्पेशली हम लोगों के इवेंट में बहुत ये है कि हाँ मुश्किल तो है, बट देन वही है ना, और आगे प्रैक्टिस करना है और हार्ड वर्क करना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और जो भी स्कोर्स है हम साथ साथ सब बढ़ के ही जाएंगे। तो अच्छा है एक्चुअली। ये है नर्मदा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक अच्छा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रही हैं कि उनकी अपनी तैयारी भी जो थी, इस बार वो ठान के आई थी कि राष्ट्रीय गेम्स से वो पदक लेके लौटे, तो इस बार वो स्वर्ण पदक के साथ वापसी कर रही हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड। और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।